नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला। गांव शहर चुनावी सफर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साल के लिए प्रसिद्ध और शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध कोंडागांव क्षेत्र में विकास कितना हुआ, आखिर यहां की जनता से जानते हैं। सीधे हम कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहां के जिला अध्यक्ष से रूबरू होते हैं। सर, विकास की बात कांग्रेस सरकार करती है, कितना विकास हुआ है, आप अपने मुंह से ही बताइए। निश्चित तौर पर मैं प्रदेश का तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे कोंडागांव विधानसभा में लगभग 10,000 करोड़ रुपया का विकास कार्य, चाहे शहर से लेकर अंतिम छोर ग्रामीण तक हो, 10,000 करोड़ रुपया का यहाँ विकास कार्य हुआ। ये बाईपास एक मुद्दा यहाँ पे बनता रहा है। बाईपास सड़क की मांग लगातार की जाती रही है। हम आपसे बात करते हैं कि बाईपास सड़क की सुविधा यहाँ लाना कितना जरूरी है, कितनी लोगों की अपेक्षाएं हैं? जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को और कोंडागांव को बधाई देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं बाईपास स्वीकृत हो चुका है। 76 करोड़ रुपए उसके लिए राशि स्वीकृत भी हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले जब कोंडागांव का दौरा किया था उस दरमियान उसका भूमि पूजन भी हो चुका है और बहुत जल्दी ही इस आचार संहिता खत्म होते ही उसका काम भी चालू हो जाएगा। देखिए, लगभग बाईपास मांग की बात तो ये कर रहे हैं कि स्वीकृति मिल गई है, पूरा हो चुका है। हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं। कहा जाता है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही है? कोंडागांव जिले में जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। गांव में या शहर में जिला अस्पताल में दवाई की कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टरों की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। जी, सेहत की बात कहीं ना कहीं आती है तो स्वास्थ्य सुविधाओं की आती है। जैसा इनका कहना है कि दवाएं नहीं मिल रही है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, तो इसको लेके क्या मानते हैं, क्या लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिलनी चाहिए? नहीं, पहले से तो स्वास्थ्य सेवाएं जो है काफ़ी बेहतर हैं। आज हमारे जिला अस्पताल में हर बीमारी के, चाहे वो हड्डी रोग विशेषज्ञ हो, चाहे जो भी हो, सारे डॉक्टर उपलब्ध हैं। यहाँ पे सीटी स्कैन से लेके कई मशीनें भी यहाँ हमारे आदरणीय मोहन मरकाम के द्वारा यहाँ लगवाई गई हैं। और जो दवाइयों के बारे में है, दवाइयों के बारे में जिला अस्पताल में खुद मेडिकल भी है जो संचालित हो रही है गवर्नमेंट की तरफ, और फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं। फ्री दवाएं तो मिल रही है, लेकिन स्टाफ की कमी लगातार सामने आता है कि चिकित्सा स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उसको लेके लगातार मांग की जाती रही है। नहीं, अभी कोंडागांव जिला बनने के बाद जब से कांग्रेस पार्टी आई और हमारे विधायक माननीय मोहन मरकाम जी के द्वारा इस क्षेत्र के जो जिला हॉस्पिटल है इसमें सारे डॉक्टर हैं और सारी टेक्निकल सुविधा है। 24 घंटा स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध रहती है, किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं है। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी, एक सामान्य सी बच्चे का डिलीवरी के लिए रिफर कर दिया जाता था जगदलपुर, रायपुर, लेकिन आज सुविधा हमारे पास भरपूर है। कोई भी किसी प्रकार रिफर नहीं होता है। साधारण हो या जो हो, या आराम से स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छे से चल रही है। चलिए, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, लेकिन कहीं और जगह भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने की जरूरत है। बात शिक्षा की करते हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में कितना क्षेत्र में विकास हो पाया? क्या बदहाल स्कूल ठीक हो पाए हैं? क्या उसका स्वास्थ्य सुधर पाया है? शिक्षकों के बिना शिक्षा तो संभव नहीं है और कोंडागांव जिले में शिक्षकों की बहुत कमी है। केवल भवन बना देने से शिक्षा मिलना मुश्किल है। कोंडागांव की स्थिति वही है, बिना शिक्षक के क्या बोलते हैं वो, एकलव्य जैसा तो कोई वो नहीं हो पाए। बिना शिक्षक के शिक्षा कैसा? इस पे आपका पक्ष जानेंगे। शिक्षा ना होगा तो विकास नहीं होगा, लेकिन हमारे जो सरकार है, कांग्रेस सरकार अभी जो छत्तीसगढ़ की, वो शिक्षा के माध्यम से मतलब सभी को शिक्षित कर ही रही है। अभी नई नई स्कूलें बन रही हैं और जो पुराने स्कूलें हैं उनका रिन्यू हो रहा है। पद खाली है, काफी सारे शिक्षकों के पद खाली है। कैसे बेहतर शिक्षा यहाँ के लोगों को मिलेगा? मतलब शिक्षक तो भरपूर है और आप देखिए गांव के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ नहीं पाते थे उनके लिए भी सुविधा दे के रखे हैं। मतलब स्वामी आत्मानंद स्कूल की सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है। हाँ, पूरी मिल रही है। और जो पहले सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहते थे, पहले जो सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते थे, आजकल प्राइवेट स्कूल से निकल के सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, आत्मानंद में एडमिशन ले रहे हैं और इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। चलिए, इससे ज्यादा सुविधा और इनका कहना है कि प्राइवेट स्कूल से निकलकर सरकारी स्कूल में जा रहे। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं तो कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूँ। आत्मानंद स्कूल खोला गया है, उसमें इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचरों की कमी है और अभी वर्तमान में 600 पद यहाँ वैकेंसी निकला था, इसमें से 31 पद ही कोंडागांव जिला के
स्थानीय भर्ती हुआ है और 569 पद अभी तक बाहर के लोगों को मिला, क्योंकि पैसा के वजह से इन लोग बेच डाले हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। जी, आपका क्या नाम है? जयप्रकाश नेताम। जयप्रकाश नेताम में सीधा सवाल उठाया है कि पद रिक्त हैं, कैसे शिक्षा बेहतर मिल पाएगी? आप लोग का दावा क्या है? मैं मेरे छोटे भाई से ये कहना चाहूंगा, छोटा भाई शायद राउंड नहीं लगाता होगा, मैं इस शहर का अध्यक्ष हूँ, शहर कांग्रेस अध्यक्ष। आत्मानंद स्कूल में जाके देखिए और वहाँ का रिजल्ट भी जाके देखिए। आप जिस हिसाब से बोल रहे हो कि वहाँ पढ़ाने वाला नहीं है, एक बार आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ आपके टीचर नहीं है। पूरे चीज सब जगह पढ़ा रहे हैं लोग, और आज जो वहाँ के बच्चे निकल रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम जो प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं वहाँ के बच्चे नहीं निकल रहे हैं। चलिए हम भी जाएंगे आपके साथ देखने जरूर स्कूल की शिक्षा का व्यवस्था कैसा है। सर, बात सड़क की करें तो क्या सड़क उस यातायात बेहतर है यहाँ पे? मैं तो पहले जवाब दूंगा उनका स्कूली शिक्षा के ऊपर। आत्मानंद जो स्कूल है उसमें जो हिंदी मीडियम के टीचर को भर्ती किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है बहुत ही लच्चर व्यवस्था है, बिल्कुल पढ़ाई की सुविधा नहीं है। और उसके अलावा जो है कांग्रेस ने जो है स्थानीय भर्ती के नाम पर जो है पूरे बाहर के शिक्षकों की भर्ती किया है, और यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं तेलंगाना में बोर खनन का काम करने जा रहे हैं, और यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिल रहा है। ये कांग्रेस सरकार की पूरी नाकामी है। चलिए, शिक्षा से लेके रोजगार तक की बात आती है। रोजगार की बात आए तो जरूर बात बेरोजगारी भत्ता की होती है। क्या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिल रहा है जिसकी सरकार दावा कर रही है? सरकार तो पहले घोषणा पत्र में कहा था कि बेरोजगारी भत्ता शुरू से मिलेगा और कुछ रोजगार का साधन देगा, लेकिन ये देखने को नहीं मिल रहा है। अधिकतर बेरोजगार जो युवा हैं यहाँ के बाहर काम करने जाते हैं बोरिया बिस्तर लेकर, और मेन चीज इस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता मिलना है अधिकतर गांव में देखने को मिल रहा है, 1 से 2 व्यक्ति को मिल रहा है, बाकी जो बेरोजगार है उनको नहीं मिल रहा है अभी। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, लगते थोड़े निराश हैं बेरोजगारी को लेके। क्या करते हैं आप? मैं खेती किसानी काम करता हूँ सर। बेरोजगारी भत्ता सरकार दे रही है, क्या उसका लाभ आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। आपने फॉर्म भरा था? नहीं भरा था सर। मैं एक वो जमीन संबंध था, वो एक विधायक को आवेदन दिया था, आत्मदाह वाला कुछ कार्रवाई नहीं हुआ आज तक। जाट टीम बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, आत्महत्या तक की नौबत आ रही है। सर, आपसे जानना चाहते हैं, आप प्रतिनिधि हैं, कितना मानते हैं रोजगार के दावे सरकार करती है, लेकिन यहाँ पे युवा कुछ और तस्वीर दिखा रहे हैं? अभी लगभग 5 साल पूर्ण हो रहा है कांग्रेस की सरकार, जिसमें कोरोना काल भी था, और 15 साल भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड देखा जाए, जो पलायन करने वाले मजदूर का, बेरोजगार जो बाहर राज्य में जाते थे, आज उसकी आंकड़ा आपको शायद थाना वगैरह में भी मिल जाएगा। आज बहुत कम लोग अपने क्षेत्र के बाहर राज्य में जा रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। आज संतुष्ट है कांग्रेस सरकार? बिल्कुल, सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अगर सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है तो राशन कार्ड की सुविधाएं मिल रही होंगी, आपको आवास योजना का लाभ मिल रहा होगा। आप आ जाइए यहाँ पे, ये बताइए आपको कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? यहाँ मैं अमरावती का हूँ, तो अमरावती में जितने भी पढ़े लिखे लड़के लोग हैं उसमें बेरोजगार भत्ता का कुछ सुविधा नहीं है। जी, चलिए, इनकी भी अपनी बातें हैं। कुछ बेरोजगारी भत्ता का लाभ नहीं मिला, या और भी सुविधाएं हैं जिन पे सर आपसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा काफी उठता रहा है। राज्य सरकार ने भी अपनी योजना ग्रामीण आवास योजना का लाभ लोगों को देने के लिए योजना शुरू की। क्या उसका लाभ इस क्षेत्र में मिलना शुरू हुआ? जी बिल्कुल मिलना शुरू हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिस प्रकार से प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने एक भ्रम फैलाया है लोगों में, पहले तो उनको ये तय करना चाहिए कि उसमें राज्य सरकार का अंशदान कितना है, केंद्र सरकार का अंशदान। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि जो केंद्र की राशि है, अंशदान है, वो दे, हम उसको बनाएंगे। उन्होंने देने से मना कर दिया, और उसी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बजट में 1000 करोड़ रुपए इस अपने ग्रामीण आवास योजना के नाम से उसको संचालित की, और स्पष्ट कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार का स्पष्ट कहना है कि यदि केंद्र सरकार पैसा नहीं भी देगी तब भी हम पैसा देकर के छत्तीसगढ़ के जो आवासहीन व्यक्ति हैं उनको उनका आवास जरूर देंगे। चलिए देखते हैं कि आवास योजना कितना वोट बैंक बदल पाती है। यहाँ पे युवा से जानते हैं, वनोपज, वन अधिकार या वन संग्रहण जिसपे सरकार बोनस देती है लोगों को, उस पे यहाँ कितना लाभ मिल रहा है? जो वनोपज है उसका सही दाम मिल पाता है लोगों को? यहाँ वनोपज सिर्फ कागजों पे कार्यवाही पे है, लेकिन यहाँ सही ढंग से मूल्य नहीं मिल पाता।
क्योंकि यहाँ जो भी बेटे बचौले के हाथ में जो भी जाता है, क्योंकि मंडी में लेने की बात किया जाता है, लेकिन सरकारी विभाग में लेने का बात किया जाता है, लेकिन ले नहीं रहे हैं। वो बाजार में बचौलियों के माध्यम से वो बेचा जाता है। चलिए, बिचौलिए वनोपज का जो इनका मूल्य है वो खा जाते हैं, सीधा आरोप है। देखिए, सीधी सी बात एक बात कहना चाहूंगा, जब भाजपा की सरकार थी तो कुल 7 ही वनोपज ऐसे थे जिनका समर्थन मूल्य घोषित था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में आज लगभग 67 ऐसे वनोपज हैं जिनका समर्थन मूल्य घोषित हुआ है और समर्थन मूल्य पे हो रहा है। चाहे आप तेंदुपत्ता की बात करें 4000 रुपये हो रहा है, आपका महुआ की बात करें तो 35 रुपये क्या 31 से 35 रुपये के आसपास उसका दल है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो क्षेत्र है वो मक्का यहाँ पे बहुतायत में होता है। 2018 के पहले यहाँ के किसान जो मक्का उत्पादक थे 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, अधिकतम 1100 रुपये तक बेचने के मजबूर हो जाते थे बिचौली की मदद। आज उनका समर्थन मूल्य है 1960 रुपये है। एथेनॉल प्लांट यहाँ पे खुल रहा है जहाँ पे समर्थन मूल्य पे 1960 रुपये में उनकी खरीदी होगी। तो इसका सीधी सी बात है कि इसका फायदा किसको होगा? किसानों को होगा, जो कभी बिचौलियों के हाथ 700-800 रुपये में अपने मक्का को बेचने के लिए बाध्य हो जाते थे, आज वो 1960 रुपये में बेचेंगे। और सीधी सी बात है, व्यापारी जब 1960 रुपये में खरीदी देखा तो वो मूल्य बढ़ाकर इनसे खरीदेगा। तो फायदा किसी न किसी रूप में भी यहाँ के किसान को होना ही है। चाहे आप धान की बात कर लीजिए, चाहे मक्के की रेट की बात कर लीजिए, चाहे आप तेंदुपत्ता की बात कर लीजिए, महुआ की बात कर लीजिए, टोरा की बात कर लीजिए। 67 ऐसे यहाँ पे वनोपज है जिनका समर्थन मूल्य घोषित हुआ है और उसका फायदा चलिए, कहीं ना कहीं वनोपज का लाभ मिला है, वहाँ कहना है कि लाभ नहीं मिला है। हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए कानून लागू किया है। क्या लगता है उसका लाभ क्या मिल पाएगा महिलाओं को? बीजेपी ने क्या बेहतर प्रयास किया है? अभी तक तो ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कुछ सुरक्षा मिल रहा है, क्योंकि तत्काल लागू करना था, बस बोल दिए हैं, अभी लागू तो हुआ नहीं है। अब कब होगा क्या पता। जी, कहीं ना महिलाओं को गुमराह करने का वो है बस, और कुछ नहीं। सीधे सीधे महिलाओं को गुमराह करने की बात कही जा रही है। जी बात करें कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक सिर्फ चुनावी माहौल में फायदा लेने के लिए उन्होंने महिला आरक्षण बिल तो पास कर दिया, लेकिन उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जनगणना होगी 2031 में। 2026 तक इसका कोई फायदा महिलाओं को मिलना नहीं है। 2031 की जनगणना के बाद में उनका कहना है कि महिलाओं की इस आरक्षण बिल का फायदा होगा। यदि वाकई में केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल पे काम करना चाहती तो क्यों उसको तत्काल लागू क्यों नहीं करती? आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में उसको लागू कर दे, तब तो समझ में आएगा कि हाँ, केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल पर वाकई में सीरियस है। ये तो सिर्फ यह है कि उसको चुनावी मुद्दा बना करके चुनावी फायदा लेना चाहती है और उनको महिला आरक्षण बिल से कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल। केंद्र और राज्य के बीच में आखिर फायदा किसको मिलेगा? बात कोंडागांव क्षेत्र की करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे सियासत बड़ी अजीब है। यहाँ पे जो विधायक रहा है वो कभी न कभी मंत्री बना है और जनता 2 बार ही मौका देती है। एक मिथ है, क्या उसको इस बार तोड़ पाएंगे यहाँ के विधायक? क्या लगता है यहाँ की सियासत को लेके कुछ बताइए। निश्चित तौर पर जो मोहन मरकाम जी ने अपने क्षेत्र के लिए जो विकास कार्य किए हैं ना 10 साल तक, चाहे विधायक हों, चाहे अभी प्रदेश अध्यक्ष रहे या मंत्री रहे, है न, तो वो अपने विधानसभा में बखूबी जनता का जो कार्य है, मूलभूत सुविधा है, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रोड हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे स्कूल हो, ये बखूबी से अपने क्षेत्र में कार्य किए हैं। और पहली बार होगा वो सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वापस विधायक बनेंगे। तीसरी बार ऐसा पहली बार होगा जब रिकॉर्ड टूटेगा। यहाँ सीधा दावा है कि बेहतर कार्य किए हैं, विकास के भरोसे ये जनता का दिल जीतेंगे। ऐसा लगता नहीं है। केवल भौतिक विकास से विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं होता है। कई ऐसे पीड़ित हैं जो हमारे पास आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के पास आते हैं, जो सत्ता में नहीं है, उसके बाद भी हम उनकी मदद कर रहे हैं। जो आप महिला सुरक्षा कानून की बात कर रहे हैं, महिला असुरक्षित केवल शारीरिक रूप से नहीं होती। यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे कर्मचारी महिलाएं आती है जिसको पुरुष अधिकारी परेशान कर रहे हैं, उसकी भी सुनवाई कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हो रही है। कुछ ऐसे आदिवासी भाई आते हैं जिनकी आदिवासी भाइयों की जमीन गैर आदिवासी हड़प रहे हैं, उसकी जब हम मोहन मरकाम जी से शिकायत करते हैं तो वो उनको न्याय नहीं दिला पाते। जी बिल्कुल, चेहरे न्याय नहीं दे पाए। सर, चेहरा कितना मायने रखता है? क्या इस बार चेहरे का चाम चल पाएगा, वो जादू चल पाएगा? इस बार चेहरे का जादू बिल्कुल नहीं चल पाएगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों को कोंडागांव विधानसभा में मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जो है कभी भी यहाँ की जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए भाजपा और कांग्रेस को यहाँ पर मुखी खानी पड़ेगी। जी, जनता को हमेशा बीजेपी हो या कांग्रेस, उन्होंने ठगा है। मौका सभी को मिला,
बराबर मौके मिले हैं, इस बार क्या? कहो एक बार दिल से मोहन मरकाम फिर से। मोहन मरकाम जीत के आ रहे हैं। मोहन मरकाम जो कार्य किए हैं आज इस शहर से लेके इस विधानसभा में, उनको कोई नहीं हरा सकता। आज गांव-गांव में उनके लिए लोग खड़े हुए हैं और आज मोहन मरकाम वापस तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ के और रिकॉर्ड मतों से जीत के आए। इन्होंने तो दावा कर दिया है कि फिर से आएंगे। वो मुद्दे क्या होंगे जिसपे जनता वोट दे? महिलाओं के लिए काम किए हैं, प्रधानमंत्री आवास में काम किए हैं, हर चीज में पट्टा के क्षेत्र में पट्टा दिया है लोगों को, उस बहुत बड़ा मुद्दा है ये। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में सिर्फ अमीरों को पट्टा के नाम पर जमीन बेचा है। एक भी गरीब को पट्टा मिला होगा तो कांग्रेस बता दे किस गरीब को पट्टा दिया है कांग्रेस ने। अब बड़ा आरोप है पट्टे को लेकर कि पट्टा बेचा गया है। एक मिनट। आजादी के बाद जब भी देश में कांग्रेस की सरकार आई है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, जो विसूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव में ठोटिया प्लाट के नाम से 5-5 एकड़ जमीन मिला और आज फिर वापस छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 1 डिसमिल किसी को जमीन नहीं दी। और इनको प्रशासन से, जिला प्रशासन से रिकॉर्ड निकालना चाहिए कि कितने गरीब को वन अधिकार पट्टा मिला, चाहे आदिवासी हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो। केवल अमीरों को पट्टा दिया जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा, शहर के अंदर में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत यहाँ के जितने गरीब है जो नजुल भूमि पे निवासरत है, उनको राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा दिया गया है। और ये चूंकि वो हमारे जो बड़े भैया हैं वो वकील भी हैं और एक आरटीआई के बहुत अच्छे एक्टिविस्ट भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारी बातों पे विश्वास ना करे, आरटीआई लगा के पता कर ले कि कितने लोगों को दिया। और मैं एक चैलेंज भी देता हूं उनको, यदि वो साबित कर दे कि किसी को भी राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा नहीं मिला है तो उस दिन मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, और यदि मिला होगा तो मैं उनसे कहूंगा कि अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले जी सीधे इन्होंने कहा है कि ये पार्टी छोड़ देंगे अगर लोगों को लाभ नहीं मिला हो। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? यहाँ जितने भी वन अधिकार जो पट्टा मिले उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेसी लोगों को मिला है। जो वास्तविक जो हकदार हैं 1980 से और 1995 कई लोग ऐसे हैं जो उनको पट्टा अभी तक नहीं मिला है। कोंडागांव जिला में बहुत सारे आवेदन ऐसे पड़े होंगे जो आज तक पट्टा बना नहीं पाए हैं। ये बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को सोचने की जरूरत है अभी, क्योंकि अभी चुनाव है इसलिए टीवी के सामने ज्यादा बता रहे हैं। चलिए, चुनाव है इसलिए वादे कर रहे हैं, लेकिन उस वादों का क्या अब वो जनता ही देखेगी। सर, सड़क, पानी और बिजली, इसके इर्द गिर्द ही विकास घूमती है। अगर जल जीवन की बात करें, लोगों को पानी की सुविधाएं घर तक कितनी पहुंचा पाई? जी, ये प्रोसीजर में है घर तक नल जल योजना वाला, लेकिन सड़क, पुल, पुलिया तो चारों तरफ विधानसभा में आज तक इतिहास में आज़ादी के बाद चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, लेकिन मोहन मरकाम जी के बनने के बाद बहुत लंबा चौड़ा 40-40 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर गांव से लेकर शहर तक जिला मुख्यालय तक जोड़ने के लिए बहुत सारे रोड बने जिसको अपन गिना नहीं सकते। गांव में स्थिति कुछ अलग है। बताते हैं कि गांव तक के सड़क नहीं पहुंच पाई, जो सड़कें थी वो खराब हो गई है। जी नहीं, आज आप आए हुए कोंडागांव में, आपको निमंत्रण देता हूँ, आज एक दिन आप रुक जाइए और मेरे सामने भाई लोग हैं उनके साथ भी आप चलिए। गांव से आपको रोड को लेके जाऊंगा शहर तक की कैसे रोड बनी हुई। कोंडागांव शहर में एक भी वार्ड में ऐसा रोड नहीं बचा होगा जहां रोडें नहीं बनी है। आज 15 साल भाजपा की सरकार थी, एक भी रोड नहीं बनाई थी। पानी की समस्या थी, आज पानी की समस्या दूर हो गया। आज हॉस्पिटल में एक से डॉक्टर, मतलब चेन्नई से आके डॉक्टर यहाँ वर्क कर रहे हैं। सड़कों से विकास हुआ है क्षेत्र में। कांग्रेस बहुत बड़ा मजाक कर रही है। आप यहाँ से पास ही एक कंडरा रोड जो निकलती है, इस रोड पे चले जाइए, गड्ढों का शुमार है। इधर नारायणपुर रोड चले जाइए, गड्ढों का शुमार है। इधर मर्दापाल रोड चले जाइए, पूरे गड्ढों का शुमार है। कहाँ है सड़क की स्थिति? पूरी स्थिति दयनीय है सड़कों की। कांग्रेस के शासनकाल में पूरी सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं और कोई सड़कों का बनाते हैं लेकिन 2 दिन में उखड़ जाता है। चेहरे माने नहीं रखती, उनके विचार हो जो कार्य है वो माने रखते हैं। लेकिन अभी जो मोहन मरकाम, लता उसेंडी मंत्री बनकर जरूर आए 2 बार, दोनों को मौका मिला था, फिर भी अभी देखे तो 25 साल होने जा रहा है हमारे जो छत्तीसगढ़ का, लेकिन विकास कार्य जैसे होना चाहिए था छत्तीसगढ़ को उस तरह से हमारे कोंडागांव जिला में नहीं हो पा रहा है। जी, सड़क के बारे में जैसे हमारे विपक्ष वाले साथी बोल रहे थे, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक रेनी सीजन रहता है, इसमें सड़क का कोई कार्य नहीं होता। जैसे अभी गड्ढे हो गए हैं बरसात में, उनका क्या है, गड्ढे पाटने के अलग टेंडर होता है और रिजवल के लिए अलग टेंडर होता है, पटरी के अलग टेंडर होता है। अब 15 अक्टूबर बाद सारे टेंडर लग गए हैं सर। मैं सुना हूँ कि टेंडर लगने के इधर चुनाव प्रचार भी चालू होगा और काम भी चालू हो जाएगा।
चलिए, काम और प्रचार एक साथ चलेगा। सर, इस बार मुख्य मुद्दे क्या होने वाले, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, बहुत सारे विकास के दावे आप कर रहे हैं, ऐसे कौन से काम है जो सरकार बनने के बाद आप लोग प्राथमिकता से करेंगे? हम चुनाव में जाएंगे, बूथ कमेटी में जाएंगे। हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार जो काम की है, चाहे कर्ज माफ हो, चाहे 2500 रुपया धान खरीदी हो, चाहे तेंदुपत्ता का हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात करें, चाहे आत्मानंद स्कूल की बात करें, चाहे आंगनबाड़ी सहायिका, या तो हम तो जमीनी स्तर की बात देखें तो आज़ादी के बाद पहली बार गांव का आस्था होता है, बस्तर की आस्था होता है। देवगुड़ी के लिए सरकार पैसा दे रही है। सिरहा को, पुजारी को, मोहरिया को, गायता को, ये सभी लोगों को मानदेय 7,000 रुपया पैसा दे रही है। उसके बाद जो धान बेच के फायदा हुआ, जो कर्ज माफी में फायदा हुआ, जिसके पास 1 डिसमिल भी पैसा जमीन नहीं, उसको भी हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ 7,000 रुपया हर गांव के लोगों को दे रही है। चलिए, यहाँ पे लोगों ने अपनी बातें रखी, समस्याएं रखी, तो समाधान भी बताया। लोगों की उम्मीदें और बहुत कुछ है। सड़क, पानी, बिजली के इर्द गिर्द ही मुद्दे घूम रही है। देखते हैं जनप्रतिनिधि इस मांगों को पूरी कर पाएंगे या नहीं। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18।